नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम हाइपरटेंशन की पार्ट 2 यानी कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। The pathophysiology of hypertension involves complex interactions between multiple factors, including the heart, blood vessels, and kidneys, and various other regulatory mechanisms in the body. यानी कि जो हाइपरटेंशन होता है वो मेनली किन चीजों के आपस में इंटरेक्शन से होता है। मेन होता है हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड किडनीज, और इसके अलावा दूसरे अदर इंटरेक्टरी मतलब के रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। तो इन सब के आपस में इंटरेक्शंस की वजह से ही हाइपरटेंशन जो होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी बनती है। अब हम इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो मेन होता है इंक्रीज्ड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जो पहला पैथोफिजियोलॉजी है कि वन ऑफ द की मैकेनिज्म कंट्रीब्यूटिंग टू हाइपरटेंशन इज एन इंक्रीज इन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। द ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स कंस्ट्रिक्ट एंड नैरो एंड लीडिंग टू डिक्रीज्ड वेसल डायमीटर एंड इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, क्या बताया गया है कि वन ऑफ द की मैकेनिज्म कंट्रीब्यूटिंग टू हाइपरटेंशन इज एन इंक्रीज इन पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। यानी कि इस पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस के अंदर क्या था, इंक्रीज हो गया, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस था वो बढ़ गया। तो बढ़ने की वजह से फिर क्या हुआ, अंदर जो ब्लड फ्लो होगा वो प्रेशर के साथ में फ्लो होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई रबर का पाइप होता है, उसके अंदर पानी फ्लो होता है। अगर हमें उसके पानी ब्लड मतलब कि पानी के फ्लो को तेज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पाइप के जो मुंह होता है उसके ऊपर अंगूठे से उसको दबा देते हैं। तो दबाने से उससे क्या होता है कि उसका जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से जो उसके अंदर पानी का फ्लो होता है वो बहुत तेजी गति से आगे जाता है पानी। वो मैकेनिज्म इसमें होता है कि ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक हो जाती है। इनका जो भी डायामीटर होता है, जो ल्यूमेन का जो डायामीटर होता है वो छोटा हो जाता है। तो छोटा हो जाने की वजह से अब इसमें प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो तो उतना ही हो रहा है लेकिन डायामीटर छोटा हो गया है। तो प्रेशर पड़ने की वजह से इसका जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने की वजह से फिर हाइपरटेंशन भी बढ़ता है। अब क्या है कि द ब्लड वेसल लाइक आर्टरीज, ये आर्टरीज हैं, कंस्ट्रिक्ट एंड नैरो। ठीक है ना। अब क्योंकि आर्टरीज भी क्या होती है, मसल्स से बनी हुई होती है, तो वो मसल्स से बनी हुई होती है इसलिए उनमें भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वो भी कंस्ट्रिक्ट होती है और उनकी जो ल्यूमेन होती है वो नैरो हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो छोटी होने की वजह से दिस लीड्स टू डिक्रीज्ड वेसल डायमीटर, यानी कि इनकी ल्यूमेन जो होगी वो छोटी हो जाएगी। जो हेल्दी ल्यूमेन होती है वो बड़ी होती है। लेकिन हाइपरटेंशन के अंदर फिर ओवर द टाइम क्या होता है, किसी दूसरे कॉजेस की वजह से इसकी जो ल्यूमेन होती है वो छोटी हो जाती है, जिस वजह से रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ता है। यानी कि अब इसके अंदर ल्यूमेन छोटी होने की वजह से ब्लड को फ्लो होने में ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ही हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। द वैसोकंस्ट्रिक्शन कैन बी कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। अब जो मैंने बताया पिछली स्लाइड में कि वैसोकंस्ट्रिक्शन होते हैं, इसकी जो ल्यूमेन होती है वो छोटी हो जाती है, तो वो क्यों होती है, क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं। इट कैन बी कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, क्या-क्या है, इंक्लूडिंग एब्नॉर्मल एंडोथेलियल फंक्शन। यानी कि ये जो ब्लड वेसल्स किससे बनती है, जो आर्टरीज होती है उनका जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एंडोथेलियम कहलाता है। तो इस एंडोथेलियम में के फंक्शन में कोई एब्नॉर्मलिटी आ जाए जिसकी वजह से ये ल्यूमेन जो है वो छोटी हो जाए, या फिर डिसरेगुलेशन ऑफ वेसो एक्टिव सब्सटेंस लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड एंड एंडोथिलीन। वेसो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि इनकी ल्यूमेन को बड़ा करने में हेल्पफुल होते हैं, ये वेसो एक्टिव होते हैं, वेसो डायलेटर भी हम इसको बोल सकते हैं। लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड और एंडोथिलीन प्रोटीन जो होती है वो वेसो एक्टिव होती है, ये इसकी ल्यूमेन को बड़ा करने में हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर इसका ही डिसरेगुलेशन हो जाए, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो फिर ल्यूमेन छोटी हो जाएगी। एंड इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू वेसोकंस्ट्रिक्शन लाइक एंजियोटेंसिन 2। ठीक है ना। या फिर इस जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल्स के ऊपर ये एंजियोटेंसिन 2 नाम का एक वेसोकंस्ट्रिक्शन करने वाली प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन के लिए अगर इसकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है, यानी कि हमारी ब्लड वेसल जो होती है, ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल अगर इस प्रोटीन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बढ़ा देती है, यानी कि उसके प्रति ज्यादा उसको अट्रैक्ट करने लग जाती है, तो भी इसकी मतलब कि वैसो कंस्ट्रिक्शन की जो पावर होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो बढ़ जाएगी तो फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप।
अब दूसरा पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, वो होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम एक्टिवेशन। ये क्या होता है, द रास प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, ये जो सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, जब भी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और देयर इज डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द किडनीज, या फिर किडनीज में ब्लड फ्लो कम कम होने लग जाता है, तब रेनिन एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी, तो किडनी के द्वारा एक रेनिन नाम का एंजाइम होता है, RENIN, रेनिन नाम का एंजाइम प्रोड्यूस होता है विच इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है ना, यानी कि हमारा मान लीजिए बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो गया या फिर किडनीज के अंदर जो ब्लड फ्लो था वो कम हो गया, तो ब्लड फ्लो कम होने से फिर ये क्या करेगा, रेनिन का सिक्रेशन करता है जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर चलता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन, अ लिवर प्रोड्यूस प्रोटीन इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, यानी कि लीवर के द्वारा एक एंजियोटेंसिनोजन नाम का प्रोटीन बनता है। ये जो रेनिन होता है जो कि किडनी से निकला है, ये किसको किस में चेंज करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर चेंज कर देता है। देन एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ये एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस। एस प्राइमरीली फाउंड इन लंग्स, यानी कि ये जो एस एंजाइम होता है ये किस में बनता है, लंग्स में पाया जाता है। ये जो एस एंजाइम होता है, क्या नाम है इसका, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन को फर्स्ट को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहाँ मिलता है, लंग्स में मिलता है। तो क्या क्या फिनोमिनन हुआ अभी तक हम देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड प्रेशर जो था वो ड्रॉप हुआ, या फिर किडनी के अंदर ब्लड फ्लो जो था वो ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने की वजह से किडनी ने किसका सिक्रेशन किया, रेनिन का सिक्रेशन किया। इस रेनिन ने क्या किया कि लीवर के द्वारा बनने वाले एंजियोटेंसिनोजन नाम की प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होगा ये लंग्स में मिलने वाले एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स की मदद से एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं कि देन एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर, यानी कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये एक बहुत ही ज्यादा आक्रामक तरीके से वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। दैट कॉजेज ब्लड वेसल्स टू कंस्ट्रिक्ट, जो क्या करता है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि इसकी जो ल्यूमेन जो पहले इतनी बड़ी थी ये इसको कंस्ट्रिक्ट करके इसकी ल्यूमेन को छोटा कर देगा, लीडिंग टू इंक्रीज्ड पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जो मैंने आपको पहले पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वेसो कंस्ट्रिक्शन बढ़ता है, जो वेसल ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमेन होती है वो छोटी हो जाती है। वो का वो फिनोमिनन यहाँ हो रहा है, बस क्या कैसे हो रहा है, किडनी के थ्रू हो रहा है। किडनी ने रेनिन निकाला जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज करता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है वो लंग्स में मिलने वाले एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल जाता है, और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्ट मतलब सेकंड एंजाइम जो होता है ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर इट आल्सो स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड्स, और एंजियोटेंसिन सेकंड जो एंजाइम होता है ये एड्रिनल ग्लैंड्स से एल्डोस्टेरॉन नाम के एंजाइम को सॉरी हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, विच प्रमोटिंग सोडियम एंड वाटर रिटेंशन विच इंक्रीजेज ब्लड वॉल्यूम। यानी कि ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, हमारी किडनी को एक तो सोडियम क्लोराइड और दूसरा वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। यानी कि एल्डोस्टेरॉन निकलेगा, एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, हमारी किडनी को एक तो सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करेगा, दूसरा वाटर को भी एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करेगा, यानी कि उसको सिक्रेशन होने से बचाएगा। ठीक है ना, ये वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा। अब आपको पता ही है कि हाइपरटेंशन में मेन जो आयन काम करता है वो कौन सा होता है, सोडियम आयन होता है। अब जो कि एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम को वापस रीएब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से वापस ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब क्योंकि साथ ही साथ में ये वाटर कंटेंट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो होता है वो काम करता है। मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म समझा दी, एक बार वापस समझा देता हूँ कि किडनी में क्या हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड फ्लो कम हुआ, रेनिन निकला, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को फर्स्ट में चेंज किया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हुआ एस की एंजाइम की मदद से। फिर
इस एंजियोटेंसिन सेकंड ने क्या किया, डायरेक्ट वेसोकंस्ट्रिक्शन किया और एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन के सीक्रेशन को बढ़ाया। जो एल्डोस्टेरॉन सीक्रेशन क्या करता है, NaCl यानी कि नमक और फिर पानी के रीएब्जॉर्प्शन को करने में मदद करता है, जिसकी वजह से एक तो वेसोकंस्ट्रिक्शन और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक और पानी की रीएब्जॉर्प्शन की मदद से ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तीसरा पैथोफिजियोलॉजिकल देखें तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन। हमने देखे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इसका एक पार्ट है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिलैक्सिंग स्टेट के अंदर काम करता है, यानी कि जब भी मैं हैप्पी हूँ, खुश मिजाज हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तब क्या-क्या देखने को मिलता है? इन हाइपरटेंशन देयर इज ऑफन इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। यानी कि हाइपरटेंशन में क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसमें काम कर रहा था? स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि हाइपरटेंशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है। The sympathetic nervous system releases norepinephrine. Okay, the sympathetic nervous system क्या रिलीज कर रहा है, norepinephrine which binds to adrenergic receptors on blood vessels and heart, causing vasoconstriction and increased contractibility। यानी कि ये sympathetic nervous system था। sympathetic nervous system जब एक्टिवेट होता है तो क्या सिक्रेशन करता है, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, एक तरीके का स्टेरॉइडल हार्मोन है। ये नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ-कहाँ जाता है, एक तो ब्लड वेसल्स पे जाता है, दूसरा हार्ट के ऊपर जाता है, ठीक है ना? तो ब्लड वेसल्स के ऊपर जाके कहाँ जुड़ेगा, ये फिर अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर। ये कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। नाम से पता चलता है कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर यानी कि एड्रिनल हार्मोन्स के जो होते हैं ये उनको रिसेप्ट करने का काम करते हैं। एड्रिनल हार्मोन कौन सा हो गया, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। उसमें भी ये स्पेसिफिकली नॉरएपिनेफ्रिन को एक्सेप्ट करता है, उसके लिए रिसेप्टर का काम करता है और जैसे ही ये रिसेप्टर का काम करेगा, हार्ट के ऊपर भी ये बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाके जुड़ते हैं, ब्लड वेसल्स में अल्फा रिसेप्टर के ऊपर जाके जुड़ते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं। यानी कि एक तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे जिससे कि इनकी ल्यूमेन जो होगी वो छोटी हो जाएगी, मतलब कि पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है उसकी जो पंपिंग पावर होगी वो ज्यादा हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिंग नेचर जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और देखें तो दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, जो मैंने आपको बताया ही है। सिंपैथेटिक एक्टिवेशन आल्सो स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ रेनिन फ्रॉम द किडनीज, ठीक है ना, एंड फर्दर कंट्रीब्यूट द एक्टिवेशन ऑफ द रास सिस्टम। जो मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया था, रास सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो होता है कि कैसे होता है, किडनी के थ्रू होता है। तो वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो वो का वो सिस्टम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो तीन तरीके से काम करता है। एक तो ब्लड वेसल्स की को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है। किस तरीके से बढ़ाता है, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन की मदद से। नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन की मदद से ये इसकी एक तो इसकी ब्लड प्रेशर मतलब कि ब्लड वेसल्स की वाइसोकंस्ट्रिक्शन करता है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ में किडनी के अंदर रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो इन तीनों चीजों से फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब अपन बात करते हैं एंडोथेलियल डिसफंक्शन की। हमने क्या-क्या चीजें पढ़ी, इंक्रीज्ड एंडोथेलियल इंक्रीज्ड पेरिफेरल वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से, फिर दूसरा पढ़ा रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम की वजह से हाइपरटेंशन बढ़ता है। फिर तीसरा अपन ने पढ़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। अब चौथा होता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन से। एंडोथेलियल डिसफंक्शन में क्या होता है, द एंडोथेलियम, अ लेयर ऑफ सेल लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेस्कुलर टोन एंड मेंटेनिंग वेस्कुलर हेल्थ। यानी कि ब्लड वेसल्स जो होती है, इन ब्लड वेसल्स की जो सबसे इंटरनल लेयर होती है, ठीक है ना, ये सबसे इंटरनल लेयर जो होती है, ये इंटरनल लेयर किसकी बनी होती है, एंडोथेलियम की बनी होती है। ये क्या करती है, ये वेसल्स के वेस्कुलर टोन को और वेस्कुलर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए
क्रूशियल रोल प्ले करती है, सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसके बिना वेसल जो होती है वो किसी काम की नहीं है। सो इन हाइपरटेंशन देयर इज ऑफन एंडोथेलियल डिसफंक्शन। ये जो एंडोथेलियल होती है, एंडोथेलियम जो सेल्स होती है, ये जो होती है इनके अंदर डिसफंक्शन हो जाता है, कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड एंडोथेलियन डिपेंडेंट वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्टर लाइक एंडोथेलिन 1। यानी कि इन इसके अंदर की जो सबसे इनर वाली लाइनिंग होती है, इस इनर लाइनिंग में वो क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम बोलते हैं। अब इस एंडोथेलियम के रेगुलेशन में ही डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि ये एक प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है तो क्या-क्या होता है? एक तो होता है इम्पेयर्ड एंडोथेलियम डिपेंडेंट वेसोडाइलेशन, यानी कि एंडोथेलियम की वजह से कभी-कभार वेसोडाइलेशन होता है, तो वो मैकेनिज्म जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से अब प्रॉपर वेसोडाइलेशन नहीं होगा, वेसोडाइलेशन नहीं होगा तो फिर ब्लड फ्लो को होने में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा क्या होता है? इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ वेसोकंस्ट्रिक्टर। वेसोकंस्ट्रिक्टर के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। कौन सा? एंडोथेलिन फर्स्ट, यानी कि एंडोथेलियम की वजह से एंडोथेलिन फर्स्ट नाम का एक वेसोकंस्ट्रिक्टर प्रोटीन जो होता है वो रिलीज होता है। अब ये जो होता है ये एक्सेस अमाउंट के अंदर रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ने लग जाता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ेगा तो फिर पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर हाइपरटेंशन भी बढ़ेगा। एंडोथेलियल डिसफंक्शन कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज्ड वेस्कुलर टोन। ठीक है ना? अब जो भी अपन ने देखा कि एंडोथेलियल डिसफंक्शन होते हैं, एंडोथेलिन फर्स्ट नाम का जो वेसोकंस्ट्रिक्शन है वो ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से क्या होती है? वेस्कुलर टोन जो होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि ये जो पहले इसकी लाइनिंग थी ये पतली लाइनिंग थी, लेकिन अब इसकी वजह से ये इसकी जो लाइनिंग हो गई ये मोटी हो गई, यानी कि इसका जो जो दीवार होती है, जो वेसल्स की दीवार होती है वो मोटी हो जाती है। इन्फ्लामेशन होता है वेसल्स के अंदर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स निकलते रहते हैं जो कि वेसल्स को डैमेज करते रहते हैं, वेसल्स में डैमेजिंग होती रहती है, वेसल्स को डैमेज होता है। एंड एबनॉर्मल वेस्कुलर रीमॉडलिंग होती है। एबनॉर्मल वेस्कुलर रीमॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि कहीं तो ये मोटी भित्ति की बनती है, कहीं पतली भित्ति की बनती है, कहीं पे इर्रेगुलर शेप की इसकी वॉल्स होने लग जाती है, जिसकी वजह से अंदर जो ब्लड फ्लो होता है उसको प्रॉपर तरीके से फ्लो होने में दिक्कत आती है और फिर हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होती है। अब पांचवा पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, वो है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, यानी कि नमक और पानी हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है। द किडनीज रेगुलेट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी। पता ही है किडनीज जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर सारे आयंस एंड मेटाबोलाइट्स को रेगुलेट करती है, और फ्लूइड को सिक्रेट करती है यूरिन के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट्स को सिक्रेशन करती है। तो ये एक तरीके से मेंटेन रखने का काम करती है, बैलेंस रखती है। In hypertension, there is often increased reabsorption of sodium and water by kidneys. Hypertension में क्या होता है कि किडनीज के द्वारा सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो उसको वापस रीएब्जॉर्ब करती है। मैंने क्या बताया था? अभी सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ा था रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, और वो क्या करता है? किडनीज के ऊपर काम करता है, और किडनीज के ऊपर काम करके वो क्या करता है? सोडियम क्लोराइड और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है। वो का वो सिस्टम इसके अंदर आ रहा है। ठीक है? दिस लीड्स टू एक्सपेंडेड ब्लड वॉल्यूम। अब सोडियम क्या होता है? सोडियम की एक प्रवृत्ति होती है, सोडियम का एक क्वालिटी होती है। सोडियम क्या करता है? हमेशा वाटर को रिटेंशन करने का काम करता है, यानी कि इसको पानी बहुत पसंद होता है। आपने भी देखा होगा बहुत बार कि घरों के अंदर जो नमकदानी होती है उसमें अगर वो प्रॉपर टाइट भी हो, लेकिन फिर भी बारिश के मौसम में उसके अंदर सीलन आ जाती है, नमक जो होता है वो गीला हो जाता है। वो प्रॉपर्टी यही काम करती है कि जो सोडियम होता है वो वाटर को खींचने का काम करता है, अपने साथ में ले जाने का काम करता है, अपने साथ रखने का काम करता है। तो वो की वो कंडीशन यहाँ है कि इसके जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो साथ ही साथ में वाटर भी एब्जॉर्ब होगा। दिस लीड्स टू एक्सपेंडेड ब्लड वॉल्यूम। ठीक है ना? कि वाटर एब्जॉर्ब होगा, अब क्योंकि बॉडी के अंदर पानी ज्यादा हो रहा है तो फिर ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है। इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, यानी कि पहले एक ब्लड वेसल थी, ठीक है ना? अब इस ब्लड वेसल के अंदर नॉर्मली 5 लीटर जो खून था वो बह रहा था, इसकी कैपेसिटी इतनी ही थी। लेकिन अब पानी के एब्जॉर्प्शन की वजह से, सोडियम और पानी के एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो गया कि ये जो 5 लीटर का वॉल्यूम था वो बढ़ करके 6 लीटर हो गया।
अब हमारी वेसल्स की कैपेसिटी इतनी तो थी नहीं, तो इतनी नहीं थी, तो फिर ये 6 लीटर क्या करेगा? ये 6 लीटर जो एक्सपेंडेड ब्लड वॉल्यूम हो गया है, ये हमारी वेसल्स के ऊपर दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डियक के ऊपर मतलब कि हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। The mechanism contributing to sodium and water retention include activation of RAS system, यानी कि ये क्या कह रहा है कि सोडियम और वाटर रिटेंशन किस वजह से होता है? एक तो है कि RAS सिस्टम जो मैंने बताया, सेकंड नंबर पॉइंट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दूसरा है इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, जो तीसरा पॉइंट था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या करता है? नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है, जो कि कहाँ कहाँ काम करता है? एक तो ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करता है, दूसरा हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है, तीसरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एंड इंपेयर्ड प्रेशर नेट्रियूरेसिस, यानी कि नेट्रियूरेसिस को ये क्या करता है, मतलब कि इंपेयर्ड हो जाता है इसका सिस्टम। नेट्रियूरेटिक फैक्टर्स ये हार्ट से निकलते हैं, हार्ट से निकलने वाले एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। लेकिन ये जो नेट्रियूरेटिक फैक्टर्स होते हैं, ये नेट्रियूरेटिस जो होते हैं, ये इंपेयर्ड हो जाते हैं, ये प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जाता है। which is ability the kidneys to excrete excess sodium in response to increased blood pressure। ठीक है ना? यानी कि ये जो नाइट्रियूरेसिस होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये हमारी किडनी से एक्सेस सोडियम को बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन अब ये इम्पेयर्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब सोडियम बाहर निकलेगा नहीं। सोडियम बाहर नहीं निकलेगा तो पानी बढ़ेगा, पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो फिर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर हमारी वेसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप होगी। अब है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्लड वेसल्स। क्रॉनिक हाइपरटेंशन कैन कॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्लड वेसल्स। अपन ने एक सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि एब्नॉर्मल एंडोथेलियल डिसफंक्शंस होते हैं, ठीक है ना? यानी कि ब्लड वेसल्स की जो सबसे इनर लाइनिंग होती है एंडोथेलियम, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। अब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, दैट लीड्स टू रीमॉडलिंग। ब्लड वेसल्स रीमॉडल हो जाती है। मैंने बताया था कि इनर लाइनिंग जो है वो या तो कभी बहुत पतली बनेगी, या फिर कभी बहुत मोटी बनेगी, या फिर कुछ इरेगुलर शेप की बनेगी। एंड थिकनिंग ऑफ द आर्टीरियल वॉल्स, जो आर्टरी की वॉल जो थी पहले इतनी थी, लेकिन अब वो बढ़ के आर्टरी की वॉल थोड़ी सी बड़ी हो गई, ज्यादा थिक हो गई, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमेन थी वो छोटी हो गई। ठीक है? एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया, यानी कि आर्टरी की वॉल्स के अंदर, एंडोथेलियम के अंदर हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दैट रिड्यूसेस द इलास्टिसिटी ऑफ द वेसल्स, यानी कि आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी पावर होती है वो कम पड़ जाती है, वो छोटी हो जाती है। एंड देन फर्दर इंक्रीजिंग पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जो कि क्या करता है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। एंड इम्पेयरिंग नॉर्मल ब्लड फ्लो रेगुलेशन, और ब्लड फ्लो के नॉर्मल जो फ्लो होता है उसके रेगुलेशन को इम्पेयर्ड कर देता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। तो आशा करता हूँ कि हाइपरटेंशन की ये जो पैथोफिजियोलॉजी मैंने बताई है 6 पॉइंट्स के अंदर, वो आपको बड़ी ही आसानी समझ से समझ में आई होगी। अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिव टू आयुर्वेद। थैंक यू सो